नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा का परिचय देखा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों में जैसे केशवदास हो, मतीराम हो, भूषण हो, चिंतामणि, देव, इन सभी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिनका परिचय हमने देखा है। ठीक है, जिस तरह मैंने नाम बताया है, चिंतामणि, केशव, भूषण, देव, मतीराम, इन 5 कवियों का हमने परिचय पहले से ही अलग अलग वीडियो में देखा है। जिस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक या वह वीडियो आपको प्रोफाइल पर मिल जाएगा। ठीक है, उन कवियों का परिचय मैं यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, वो भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। जैसे चिंतामणि है, चिंतामणि त्रिपाठी, देव, भूषण, मतीराम, केशव। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग ये सोचेंगे कि रीतिबद्ध काव्यधारा का या रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का परिचय मैंने यहाँ दिया है, लेकिन केशव का नाम नहीं लिया, भूषण का नहीं लिया, चिंतामणि हो या मतीराम हो या देव हो, इन सभी का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया या परिचय नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन उनका परिचय हमने अलग अलग वीडियो में देखा हुआ है, तो यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जो दूसरे काव्यधारा में कवि प्रमुख रूप से आते हैं, उनका परिचय हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें प्रथमतः आते हैं कुलपति मिश्र, जिनका निवास स्थान माथुर चौबे। उसके बाद मामा उनके बिहारी के ये भांजे रह चुके हैं, यानी बिहारी उनके मामा। रचना काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक। आश्रित कवि विष्णु सिंह सामंत महाराज जय सिंह के पुत्र राम सिंह के यहाँ ये आश्रित कवि बनकर रह चुके हैं। समकालीन इनके भूषण का नाम लिया जाता है। काल इनका रीतिकाल, जैसे मैंने कहा रीतिबद्ध काव्यधारा के ये प्रमुख कवि हैं। रचनाओं में पहली रचना 1670 ईस्वी में आती है, रस रहस्य, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसकी रचना आश्रयदाता राम सिंह की आज्ञा से हुई है। नायक नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें मम्मट के काव्य प्रकाश का आधार लिया गया है। ठीक है, दूसरी रचना इनकी द्रोण पर्व। द्रोण पर्व यह 1680 ईस्वी में आती है। 1686 ईस्वी में युक्ति तरंगनी यह रचना आती है। नखसीख, संग्राम सार, गुण रहस्य और दुर्गा भक्ति चंद्रिका, ये भी इनकी अन्य रचनाओं में आती है। ठीक है, विशेष की सुखदेव मिश्र ने इन्हें भारी आचार्य कहा है। इनकी गणना लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान रूप से स्थान देने वाले आचार्यों में जैसे चिंतामणि, मतीराम, देव, श्रीपति, सोमनाथ तथा भिकारी दास के साथ की जाती है। ठीक है, कुलपति मिश्र आचार्य पहले, कवि बाद में है। ठीक है, आचार्य कर्म की दृष्टि से कुलपति मिश्र का स्थान अपने युग के कवियों में प्रथम स्थान पर है, परंतु काव्य शास्त्र में इनका स्थान द्वितीय श्रेणी में है या द्वितीय श्रेणी का है। ठीक है, उसके बाद आचार्यत्व में इन्होंने सोमनाथ तथा प्रताप शाही को प्रभावित किया है। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल का कथन एक ऐसा है, उनकी रस रहस्य इस रचना के बारे में। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। इसमें कहीं कहीं गद्य वार्तिक भी है, पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से यह ग्रंथ लिखा गया वह पूरा न हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था वैसा न हो सका, ऐसा शुक्ल ने जो रस रहस्य नामक उनकी रचना पर टिप्पणी की है कुलपति मिश्र के। ठीक है, दूसरे जो कवि आते हैं भिकारी दास। भिकारी दास का रचना काल है 1721 ईस्वी से 1751 ईस्वी तक। इनका जन्म स्थान प्रतापगढ़, अवध टोंगिया गांव और मृत्यु भभुआ रोहतास बिहार में। ठीक है, राजश्रित कवि में प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वीराज के भाई हिंदू
पति सिंह के यहाँ ये आश्रित कवि बनकर रह चुके हैं। काल इनका रीतिकाल। रचनाओं में 1735 ईस्वी में रस सारांश नायक नायिका का विस्तार से विवेचन इस रचना में हुआ है। उसके बाद 1743 ईस्वी में छंदोद्रोण व पिंगल छंद पर आधारित ये इनकी रचना है। 1773 ईस्वी में काव्य निर्णय हिंदूपति के आश्रय में रचित रचना है। 1751 में श्रृंगार निर्णय रस विवेचन से संबंधित ये रचना है। उसके बाद शतरंज शतिका जो शतरंज के खेल पर आधारित रचना है। शब्द नाम प्रकाश यानी शब्दकोश है। विष्णु पुराण भाषा छंद प्रकाश बाग बहार राग निर्णय वर्ण निर्णय जो पंथ पराख्या ब्रज महात्म्य चंद्रिका रघुनाथ नाटक ये इनकी अन्य रचनाओं के नाम हैं। ठीक है, विशेष की भिखारीदास आचार्य और कवि दोनों हैं। शुक्ल ने इन्हें आचार्य से अधिक कवि माना है। ठीक है, तो आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल का ऐसा कथन है कि काव्यांगों के निरूपण में दास को यानी भिखारीदास को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सब विषयों का औरों से अधिक प्रतिपादन किया। श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें पाई जाती है। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। ठीक है, भिखारीदास में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की जो सूक्तियां भी बहुत सी कही है, जिनमें उक्ति व चित्र अपेक्षित होता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के ये दो कथन जो भिखारीदास के बारे में है जो आपको याद रखने हैं। अगले जो कवि आते हैं प्रताप शाही। रचना काल इनका है 1823 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक जो शुक्ल के अनुसार। ठीक है, पिता इनके हैं रत्नसेन बंदीजन। राजश्रित कवि जो चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही यानी महाराज छत्रसाल शिव सिंह सेगर यानी दो राजाओं के यहाँ ये आश्रित कवि बनकर रह चुके हैं, महाराज विक्रम शाही और महाराज छत्रसाल शिव सिंह सेगर के यहाँ। ठीक है, उसके बाद रचनाओं में इनकी आती है 1809 ईस्वी में काव्य विलास जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। 1815 ईस्वी में व्यंग्यार्थ कौमुदी नायक नायिका का भेद निरूपण इसमें किया गया है। अलंकार और ध्वनि तीनों पर आधारित ये रचना है। उसमें नायक नायिका भेद भी है, अलंकार भी है और ध्वनि, इन तीनों भेदों पर ये रचना लिखी गई है। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो अत्यंत प्रसिद्ध है, 1815 ईस्वी में आई हुई। ठीक है, नेट की परीक्षा में हमेशा से पूछी गई है। 1832 ईस्वी में श्रृंगार मंजरी, 1837 ईस्वी में श्रृंगार शिरोमणि, 1837 ईस्वी में फिर से अलंकार चिंतामणि, 1839 ईस्वी में काव्य विनोद, 1839 ईस्वी में रसराज की टीका, जय सिंह प्रकाश, 1839 ईस्वी में रत्न चंद्रिका जो सतसई की टीका है। जुगल नक्शिक जो राम सीता का नक्शिक वर्णन इसमें किया गया है और उसके बाद बलभद्र नक्शिक की टीका भी इन्होंने लिखी है। लगभग 11 रचनाएं जो इन्होंने लिखी हैं जो आपको याद रखने हैं। आलोचक के कथन में रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास यानी भिखारीदास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम, श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है। तो आचार्यत्व इन तीनों में भी और दास से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई पड़ता है या दिखाई देती है। ठीक है, इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का जो अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। प्रताप की भाषा एक रस चलती है। हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। यानी प्रताप शाही के भाषा के बारे में ये टिप्पणी रामचंद्र शुक्ल ने की है। वे आगे कहते हैं कि रस परिपाक और व्यंग्य की दृष्टि से प्रताप शाही का काव्य विशिष्ट है। प्रताप शाही के उपरांत रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष
नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रमुख कवियों में आते हैं जसवंत सिंह। इनका वास्तविक नाम या पहचान है कि मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज ये रह चुके हैं प्रतापी हिंदू नरेश, जिनसे औरंगजेब भी भयभीत रहता था, जसवंत सिंह। ठीक है, निवास स्थान मारवाड़। रचनाएं भाषा भूषण, चंद्रलोक की छाया पर आधारित ये रचना है। जो अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय, इस तरह इनकी रचनाएं मिलती है जसवंत सिंह की। विशेष कि इन्होंने स्वयं कई ग्रंथ लिखे और कवियों से न जाने कितने इन्होंने ग्रंथ लिखवाए थे। इनका भाषा भूषण जो ग्रंथ है हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ है जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रलोक। ठीक है, भाषा भूषण पर इनके भाषा भूषण इस ग्रंथ पर 3 टीकाएं लिखी गई है, जिसमें अलंकार रत्नाकर नामक किताब जो बंशीधर ने लिखी है, प्रताप शाही की टीका, उसके बाद गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका, यह भी इनके भाषा भूषण पर इस किताब पर आधारित टीकाएं हैं। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल कहते कि जसवंत सिंह महाराज आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि के हैसियत से नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रमुख कवियों में आते हैं तोषनिधि। तोषनिधि की रचनाएं हैं संवत 1751 में सुधानिधि जो रसभेद और भावभेद पर आधारित है। दूसरी रचना आती है विनय शतक और तीसरी नखशिक। आलोचकों के कथन में कहा जाता है कि तोषनिधि बड़े ही सहृदय एवं निपुण कवि थे। इन्होंने संवत 1751 में सुधानिधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक जो अत्युक्ति की है। ठीक है, तो ये 2 भी कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। ठीक है, शायद मैं भूल गई। ठीक है, सुरती मिश्र अगले कवि आते हैं। निवास स्थान इनका आगरा, भाषा इनकी ब्रज। रचनाओं में 1709 इसमें अलंकार माला जो जसवंत सिंह के भाषा भूषण इस ग्रंथ पर आधारित है। रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, इस तरह इनकी अन्य रचनाएं भी बताई जाती है, जिसमें नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, बिहारी सतसई की टीका, कवि प्रिया की टीका, रसिक प्रिया की टीका, वेताल पंचविशति ब्रज भाषा में गद्य में यह अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो इस तरह इनकी रचनाएं अन्य भी मिलती है, लगभग 11 रचनाएं इनकी बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद सुरपति मिश्र के बाद आते हैं श्रीपति। इनका निवास स्थान है कालपी, जाति इनकी कानकुब्ज ब्राह्मण, काल इनका रीतिकाल। रचनाओं में 1720 ईस्वी में काव्य सरोज इनकी रचना है जो रीति ग्रंथ है। उसके बाद कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास, विनोद, विक्रम विलास, सरोज, कलिका, अलंकार, गंगा, इस तरह इनकी 7 रचनाएं मिलती है। आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि काव्य सरोज बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो ये आचार्यत्व और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। रचना विवेक इनमें बहुत ही अधिक जागरूक और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठ बाह्याडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़ते हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं पर इन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। पावस ऋतु का इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन अपने काव्य में किया हुआ है। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल के ही कथन है, आलोचकों के कथन में मैंने दिए हैं। ठीक है, उसके बाद कालिदास त्रिवेदी ये जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों में आते हैं। राजाश्रित कवि यानी औरंगजेब और जम्बू नरेश के यहाँ ये आश्रित कवि बनकर रह चुके हैं। पुत्र कविंद्र, पौत्र इनका है दुलह, काल रीतिकाल। रचनाओं में 1692 ईस्वी में वर वधु विनोद, नायिका भेद और नखशिक वर्णन पर आधारित है। जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के लिए इस रचना का निर्माण किया गया था। जंजीराबाद यह इनकी दूसरी रचना है जो 32 कविताओं की लघु रचना है। राधा माधव जो बुध मिलन विनोद, कालिदास हजारा जो 1000 पद इसमें और 212 कवियों के काल का वर्णन यानी
1424 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक का जो काल है उसमें आने वाले जो 212 कवि हैं उनका वर्णन इसमें मिलता है कालिदास हजारा में। ठीक है, विशेष कि रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अभ्यस्त और निपुण कवि कहा है। उसके बाद आते हैं कवींद्र, जो इनका वास्तविक नाम उदयनाथ है। वो राजश्रित कवि में अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति की यहाँ ये राजश्रित या आश्रित कवि बनकर रह चुके हैं। पिता कालिदास त्रिवेदी। रचनाओं में 1747 ईस्वी में रस चंद्रोदय शृंगारिक रचना है। 1720 ईस्वी में विनोद चंद्रिका जोगलीला इनकी यह प्रमुख रचनाएं बताई जाती है। ठीक है, जो कवींद्र की। उसके बाद दुल्हा जो कवि आते हैं, पिता कवींद्र, दादा कालिदास त्रिवेदी। काल इनका रीतिकाल। रचनाओं में एक ही जो रचना इनकी प्रमुख रूप से मिलती है जो इनको प्रसिद्धि देती है, कवि कुलकंठा भरण। ठीक है, अलंकार प्रधान रचना है। इसमें 85 पद्य में रचित एकमात्र रचना है। ठीक है, भूपति अगले कवि है। वास्तविक नाम इनका गुरुदत्त सिंह, जो अमेठी के राजा थे। निवास स्थान अमेठी। काल इनका रीतिकाल, जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। रचनाओं में सरसई यानी शृंगारिक दोहों की रचना है। कंठाभूषण रीति विषयक और रस रत्नाकर ये भी रीति विषयक इनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद कवि आते हैं सोमनाथ। पिता इनके महाराज बदन सिंह। उपनाम इनका शशिनाथ, यानी काव्य में या कविता में इन्होंने अपना जो उपनाम शशिनाथ बताया है सोमनाथ ने। निवास स्थान भरतपुर। राजश्रित कवि में प्रताप सिंह। काल रीतिकाल। रचनाओं में 1737 ईस्वी में रस पीयूष निधि। 1743 ईस्वी में कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी। 1750 ईस्वी में सिंहासन बत्तीसी, जो पद्य में या प्रबंध काव्य कह सकते हैं हम उसे। 1752 ईस्वी में माधव विनोद नाटक, जो प्रबंध काव्य है। आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल कहते कि इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजबून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। ठीक है, उसके बाद जो प्रमुख कवियों में आते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा में रसलीन। इनका वास्तविक नाम सैयद गुलाब नबी। निवास स्थान विलग्राम, जिला हरदोई। काल इनका रीतिकाल। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रचनाओं में 1734 ईस्वी में अंग दर्पण, उपमा, उत्प्रेक्षा ये अलंकार इसमें प्रमुख रूप से मिलते हैं। 1731 ईस्वी में रस प्रबोध, जो रस विषय इनका ग्रंथ है। 1155 दोहे है इसमें। ठीक है, मंडन अगले जो कवि आते हैं, मंडन राजश्रित कवि यानी राजा मंगत सिंह की यहाँ ये राजश्रित कवि बनकर रह चुके हैं। निवास स्थान जैतपुर बुंदेलखंड। काल रीतिकाल। रचनाओं में रस रत्नावली, रस निरूपण से संबंधित ये इनका ग्रंथ है। रस विलास, जनक पचीसी, जानकू, जूको ब्याह, नैन पचासा, इस तरह इनके 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमें कवियों का सा शब्दाडंबर नहीं दिखाई पड़ता है। शुक्ल सुखदेव मिश्र। रचनाकाल इनका 1677 ईस्वी से 1703 ईस्वी तक। उपाधि कविराज। इनको उपाधि जो राजा राज सिंह गोंड ने दी है, कविराज नाम की उपाधि। राजश्रित कवि यानी फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची, डोडिया खेरे के राव मर्दन सिंह और औरंगजेब के मंत्री फाजिल शाह, मुरारमो के राजा देव सिंह यहाँ यानी 2-3 राजाओं के यहाँ ये आश्रित कवि बनकर रह चुके हैं। ठीक है, काल रीतिकाल। रचनाओं में 1671 ईस्वी में वर्त विचार। 1698 में अध्यात्म प्रकाश, जो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित इनकी रचना है। उसके बाद छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, जो रस विषय की रचना है। उसके बाद रसार्णव श्रृंगार प्रधान रचना है। श्रृंगार लता, दशरथ राय, इस तरह इनके अन्य रचनाओं के नाम हैं। विशेष कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। ठीक है, ये प्रौढ़ कवि और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। अगले जो कवि आते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के, प्रीतम, उनका नाम है अली मुहिब खां।
रचना इनकी 1730 ईस्वी में खटमल बाई से यह रचना मिलती है जो हास्य रस प्रधान रचना है। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए पर किसी और रस को अकेला मैदान में कोई नहीं उतरा। यह हौसले का काम हजरत जो अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल इनके रस विषय या श्रृंगार रस के विषय में यह टिप्पणी करते हैं। अगले जो कवि है सूर्यमल मिश्रण, राजश्रित कवि बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के यहाँ ये आश्रित कवि बनकर रह चुके हैं। भाषा इनकी डिंगल, काल रीतिकाल, रचनाओं में वंश भास्कर जो राम सिंह के आदेश पर लिखी गई ये रचना है। वीर सतसई जिसमें 288 दोहों का समावेश है और डिंगल भाषा में लिखी गई ये रचना वीर भाव से संबंधित है, एक मुक्त काव्य है। राम रंजाट, सती रासो, बलवद विलास, इस तरह इनके अन्य रचनाओं के नाम हैं। विशेष की सूर्यमल मिश्रण डिंगल भाषा परंपरा के अंतिम कवि है या कवि थे। अनुप्रास और वेन सगाई कवि का प्रिय छंद काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है हमें। अगले कवि है केसरी सिंह बारहट, जिनका जन्मस्थान सोनियावा कांकरोली में बताया जाता है। इनका कुल सोढ़ा बारहट, उपनाम इनका केशव, भाषा पिंगल, काल रीतिकाल, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि। रचनाओं में प्रताप चरित्र जिसमें महाराणा प्रताप के यशस्वी स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा वर्णित की है। राज सिंह चरित्र, उसके बाद रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र इनके अन्य रचनाओं के नाम हैं। अंतिम जो रीतिबद्ध काव्य का धारा के कवि आते हैं पद्माकर, जन्म इनका 1753 ईस्वी, जिला सागर मध्य प्रदेश में, मृत्यु 1833 ईस्वी, काल रीतिकाल, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। राजश्रित कवि में बहुत सारे राजाओं के नाम यानी जिन राजाओं के साथ इनका संबंध रह चुका है, जिनकी समकालीन ये रह चुके हैं ऐसा हम कह सकते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, महाराज जैतपुर सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराज परीक्षित, शुजा उद्दौला के जागीरदार गोसाई, अनूप गिरी हिम्मत बहादुर, सितारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप शाही और उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश भीम सिंह, ग्वालियर नरेश दौलतराव सिंधिया। इस तरह बहुत सारे राजाओं के यहाँ ये आश्रित बनकर रह चुके हैं। ठीक है, रचनाओं में इनकी रचना बताई जाती है हिम्मत बहादुर विरुदावली जो वीर रस प्रधान काव्य है, जो अनूपगिरी हिम्मत बहादुर के नाम पर यानी उस राजा के नाम पर ये रचना है। अगली रचना है प्रताप शाही बिरुदावली, चरित्र काव्य है। कली 25वीं कलयुग का वर्णन है इसमें। प्रबोध 50 जो वैराग्य और भक्ति रस संबंधित रचना जो रोगग्रस्त अवस्था में रची गई थी, यानी कवि जब बीमार थे उस अवस्था में इन्होंने ये रचना की है, प्रबोध 50। उसके बाद पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है, जयपुर में ये रचना रची गई है। 1810 ईस्वी में जगत विनोद जो सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्माकर की। ठीक है, इसमें 731 छंद है, श्रृंगार संबंधी है, रीति निरूपण का ग्रंथ है। महाराज प्रताप सिंह यानी जयपुर के पुत्र जगत सिंह के नाम पर ये रचना है। ठीक है, गंगा लहरी गंगा का महात्म्य, अंतिम 7 वर्ष यानी कानपुर में रहकर जीवन समाप्ति का एहसास के फलस्वरूप गंगा तट के पास या गंगा तट के विचार से लिखी गई ये रचना है जो गंगा लहरी। ठीक है, उसके बाद राम रसायन वाल्मीकि रामायण पर आधारित चरित्र काव्य है, दोहा चौपाई शैली में लिखे गए। ठीक है, उसके बाद अंतिम रचना इनकी बताई जाती है हितोपदेश का भाषा अनुवाद, जो सरदार उदाजी के अनुरोध पर ये रचना उन्होंने लिखी थी। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल जो पद्माकर के बारे में बहुत सारे कथन
कहते हैं उसमें है, रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज द्वारा श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त कवि ऐसा सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इनकी सर्वप्रियता का आधार है। ठीक है, अगली टिप्पणी करते हैं, रीतिकाल की कविता मतीराम और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचकर फिर रहासोन्मुख हुई। जिस प्रकार ये रीति परंपरा के परम उत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी देश में जैसा इनका नाम गूंजा आगे चलकर किसी कवि का नहीं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टिप्पणी जो रीतिकाल के पद्माकर के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने की है। ठीक है, जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह से इनके पिता मोहनलाल भट्ट को कविराज शिरोमणि की पदवी और जागीर मिली थी। तो पद्माकर को सितारा महाराज रघुनाथ राव यानी राघोवा से हाथी 1 लाख रुपया व 10 गांव मिले थे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पद्माकर के पिता का नाम भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो मिलता है हमें पिता मोहनलाल भट्ट। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद वे टिप्पणी करते हैं, उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की आज्ञा से इन्होंने गणगौर मेले का वर्णन भी किया था पद्माकर ने। ठीक है, अगली टिप्पणी करते हैं रामचंद्र शुक्ल की मतीराम के रसराज के समान पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। ऐसी सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ठीक है, पद्माकर के बारे में कहते हैं। अगला कथन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावमूर्ति विधायिनी कल्पना का और क्या कहना है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते कि सुनने वाले का हृदय आप से आप हामी भरता है। ठीक है, अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। उसके बाद कहते हैं कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विशांति की छाया दिखाती है। ठीक है, इस तरह ये पद्माकर के बारे में बहुत सारे कथन रामचंद्र शुक्ल ने किए हुए हैं। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में पद्माकर का नाम लिया जाता है। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों का परिचय यह था। जो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जो प्रमुख रूप से केशव, मतीराम, देव, भूषण जो कवि है, चिंतामणि, ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है, प्रमुख है, जिनका परिचय हमने पहले ही देखा था, जिसके वीडियो आपको प्रोफाइल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।